This video is created purely for educational, informative and awareness purposes. It does not promote violence, hatred or any illegal activity. वो 16 अगस्त 2013 की दोपहर थी। ढाका के शांत इलाके कमेली बाग में स्थित एक फ्लैट के अंदर मौत की एक डरावनी चुप्पी पसरी हुई थी। अंदर से दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर की हवा में एक अजीब सड़ांध भर चुकी थी। जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो जो नजारा सामने आया वो इंसानियत पर एक बदनुमा दाग था। তার স্ত্রী স্বপ্না রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করে। হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় তাদেরই মেয়ে ঐশী এবং তার बेडरूम के अंदर बांग्लादेश पुलिस के स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर महफूजुर रहमान और उनकी पत्नी स्वप्ना रहमान के लहूलुहान शव पड़े थे। खून बिस्तर और फर्श पर फैला था और दोनों के गले बेरहमी से रेत दिए गए थे। शुरुआती जांच में कोई जबरदस्ती का निशान नहीं मिला, ना कोई तिजोरी टूटी थी, ना कोई खिड़की उखड़ी हुई थी, ना ही किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश के कोई संकेत थे। सवाल यह था कि अगर कोई बाहर से नहीं आया तो अंदर ऐसा किसने किया। पुलिस का शक जल्द ही एक नाम पर आकर रुक गया, ओयशी रहमान, वही 19 साल की लड़की जो इन दोनों की बेटी थी। लेकिन क्या कोई बेटी ऐसा कर सकती है? पुलिस की नजर अब ओयशी रहमान पर टिकी थी। वो एक हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी की बेटी थी, पढ़ी लिखी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाली एक समझदार लड़की मानी जाती थी। लेकिन वो 2 दिन से गायब थी। आखिरकार 17 अगस्त की सुबह ओयशी खुद एक थाने में पहुंची, हाथ में एक प्लास्टिक का बैग और आंखों में अजीब सी वीरानी। उसने थाने में घुसते ही कहा, मेरे माँ पापा अब नहीं रहे, मैंने उन्हें मार डाला। पुलिस अफसरों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ओयशी के बैग की तलाशी ली तो उसमें खून से सने कपड़े और एक छोटा चाकू मिला। पूछताछ के दौरान ओयशी ने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने कहा कि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसके माँ बाप उस पर अत्यधिक दबाव डालते थे और उसने ड्रग्स की लत के चलते ये कदम उठाया। ओयशी की मेडिकल जांच से साफ हो गया कि वो कई तरह के नशीले पदार्थों की आदी थी। एलएसडी, याबा, marijuana और पेन किलर्स का नियमित सेवन करती थी। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो बुरी संगत में पड़ चुकी थी और रात रात भर घर से गायब रहती थी। उसकी मां स्वप्ना रहमान अक्सर उस पर गुस्सा करती थी, उसे घर में बंद कर देती थी, मोबाइल छीन लेती थी, जिससे ओयशी को लगता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। और इसी घुटन, बगावत और ड्रग्स के नशे में धुत ओयशी ने एक दिन अपनी मां को किचन में चाय पीते वक्त पीछे से चाकू घोंप दिया। फिर अपने पापा को जो टीवी देख रहे थे उन्हें भी मार डाला। हत्या के बाद वो बाथरूम गई, नहाई, खून से सने कपड़े धोए और मोबाइल फेंक कर फरार हो गई। उसने एक दोस्त के घर जाकर सारी रात शराब पी और अगले दिन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इन शब्दों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लोगों का गुस्सा 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ उसे एक वहशी हत्यारी बता रहे थे, तो कुछ मानसिक रोगी जो समय रहते मदद ना मिलने के कारण फट पड़ी। ओयशी की तस्वीरें वायरल हो गईं। कभी वो अदालत में बेजान आंखों से देखती, कभी मीडिया से मुंह छुपाती और कभी अस्पताल में ड्रिप लगी हालत में लेटी हुई। প্রক্রিয়া শেষে আজ ঐশীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। অভিযুক্ত 2 বন্ধুর একজন মিজানুর রহমান রনিকে 2 বছরের কারাভোগ ও 5000 টাকা অর্থদণ্ড এবং আরেক বন্ধু আসাদুজ্জামান জনিকে इस केस के सबसे भयावह पहलू तब सामने आए जब पुलिस ने हत्या के बाद की उसकी गतिविधियों का ब्यौरा दिया। उसने हत्या के बाद अपने सारे खून से सने कपड़े और चाकू को एक प्लास्टिक बैग में रखा, नहाई, खुद को साफ किया और फिर अपने एक दोस्त के घर गई, जहां उसने शराब पी और कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो 2 दिन तक ऐसे घूमती रही और फिर खुद पुलिस के पास जाकर समर्पण कर दिया। इस हरकत ने उसके अपराध को और भयानक बना दिया। लोग कहने लगे अगर उसके मन में कोई पछतावा होता तो वो इतना शांत कैसे रहती। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं था, ये एक ऐसे समाज का आईना था जो बच्चों को सिर्फ आज्ञाकारी मशीन बनाना चाहता है, न कि समझने वाला साथी। ये एक ऐसी बेटी की कहानी थी जो बेटी कहलाने के लायक नहीं रही, और एक ऐसे पिता की त्रासदी थी जिसने अपनी बेटी पर भरोसा किया और उसी से धोखा खाया। ओयशी रहमान का चेहरा अब केवल खबरों का चेहरा नहीं था, वो अब पूरे देश की बहस का केंद्र बन चुकी थी। क्या वो अपराधी थी या शिकार?
दोषी थी या बीमार? और यही सवाल आज भी हर किसी के दिल में सुलगता है। ओशी रहमान का ट्रायल बांग्लादेश के इतिहास में सबसे चर्चित मामलों में से एक बन चुका था। पूरा देश दो धड़ों में बंट चुका था। एक और वो लोग थे जो ओइशी को एक शातिर हत्यारी मानते थे जिसने अपने माता पिता को बेरहमी से कत्ल कर दिया था, और दूसरी ओर वो लोग थे जो उसे एक मानसिक रोगी, दबाव और तानाशाही से पीड़ित लड़की मानते थे जिसे समाज ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अदालत में सुनवाई के दौरान पेश हुए मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ओइशी को गंभीर प्रकार का डिप्रेशन था और वो लंबे समय से ड्रग्स की लत में डूबी थी। उनके अनुसार उसे समय पर इलाज और भावनात्मक सहयोग मिलता तो शायद ये दर्दनाक हत्याएं टाली जा सकती थीं। लेकिन अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी, क्योंकि ओइशी ने हत्या के बाद खुद को साफ किया, सबूत छुपाए और बिना किसी पछतावे के दोस्तों के साथ बाहर घूमती रही। ये बातें उस पर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का ठप्पा लगा रही थीं। মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, দুইবার করে ফাঁসির আদেশ হয়েছে। যেহেতু এটা জোড়া খুন, সে প্রথমে তার মা স্বপ্ন রহমানকে খুন করার পরে পরবর্তীতে তার বাবা মাহমুদুর রহমানকে খুন করে। अदालत में जब ओवैसी को कटघरे में खड़ा किया गया तो पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न शर्म, न पछतावा और न ही कोई आंसू। जज ने जब उससे पूछा कि क्या उसे अपने माता पिता की हत्या पर अफसोस है, तो उसने केवल इतना कहा, आई ओनली फील फ्री नाउ। उसके इन शब्दों ने पूरे कोर्टरूम को हिला दिया। पीड़ित परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे। अदालत में बैठे पत्रकार और दर्शक स्तब्ध रह गए। अदालत ने सारे साक्ष्य और गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ओवैसी रहमान को डबल मर्डर का दोषी ठहराया और मृत्यु दंड का अपराध सुनाया। हालांकि उसके वकीलों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ओवैसी के वकील ने फिर से उसकी मानसिक स्थिति और उसकी कम उम्र को लेकर दलीलें दी। उन्होंने कहा कि उसके जीवन की शुरुआती 18 सालों में जिस तरह से उसे नियंत्रण में रखा गया, पीटा गया, मारा गया और सामाजिक रूप से अलग थलग किया गया, उसने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया था। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि ऐसी दलीलों से अपराध को न्योचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस बार एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और 2015 में ओवैसी रहमान की सजा को मृत्यु दंड से हटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की राय देने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अदालत को लड़की होने की वजह से नरम रवैया दिखाना पड़ा, एक लड़की थी इसलिए उनको फैसला बदलना पड़ा। और कुछ लोगों ने कहा कि ये फैसला न्याय और मानवीयता का है। इस बीच कई मानवाधिकार संगठनों ने ओवैसी को सुधार के लिए काउंसलिंग, थेरेपी और कई तरह की चीजें बताई। जेल में उसके साथ रहने वाली कैदियों ने बताया कि ओवैसी घंटों अकेले बैठी रहती है, कोई किताब नहीं पढ़ती, किसी से बात नहीं करती। वो जैसे खुद को अपने अपराध के अंधेरे में दफना चुकी है, जस्ट लाइक अपने आत्मा से केवल बात करती हो। आज लगभग 10 साल बाद भी ओवैसी रहमान का नाम जब लिया जाता है तो लोग सिहर उठते हैं। ये एक ऐसा मामला था जिसने समाज को झकझोरा भी, कोर्ट को चुनौती भी दी और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई एक ऐसा अपराधी भी हो सकता है। ओवैसी आज भी ढाका के महिला कारागार में बंद है। उसकी आंखें आज भी गूंगी हैं, होठ बंद हैं और आत्मा शायद आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रही है जो उसने एक बार लिखा था, Why did they never ask if I was okay? अगर आपको ये कहानी सच्चाई और डर का एहसास दिला गई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी राय बताइए कि इस मर्डर के बारे में आपकी राय क्या है। और इस तरह की और भी खौफनाक रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे खौफनाक, विवादित और असली अपराध की कहानियां सिर्फ हॉन्टेड जोकर पर। ध्यान रहे, ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, समाज का आईना है। इसलिए अगले एपिसोड तक बने रहिए, अपने जमीर को जिंदा बनाए रखिए। शायद अगला नंबर समझदार के लिए इशारा काफी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।